हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं, उसके बारे में ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। उसमें मतलब जो भी इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। ये बिल्कुल ही नए पैटर्न पर आधारित ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, तो वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है, वे क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन यहाँ पे क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा तो वे क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं हमारे पास होती हैं वे क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती है। जैसे माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी भी हमारे पास संख्याएं होंगी वे क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो होते हैं पूर्णांक। मतलब पी और क्यू यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में किया जा सकता है क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। और क्यू क्या कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1/2 माइनस 3/4। जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और पी और क्यू यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है, और क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं के कुछ गुण धर्मों के बारे में। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के गुण धर्म कौन से होते हैं, जैसे समृद्ध नियम, साहचर्य नियम और कर्म विनिमय नियम। इनके पालना करती है कि नहीं करती परिमेय संख्याएं के, वो हम अब आगे देखने वाले हैं। मतलब कि परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन नियमों की पालना करता है कि नहीं करता, ये हमें आगे देखना है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं समृद्ध नियम के बारे में कि समृद्धता क्या होती है और वो परिमेय संख्याओं पर लागू होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है हमारे पास समृद्ध। ठीक है, समृद्ध नियम, इसकी हम जांच करेंगे कि परिमेय संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा, भाग के लिए समृद्ध नियम लागू होता है कि नहीं होता। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि समृद्ध कहते किसे हैं। ठीक है, हमारे पास कोई संख्या है, कोई भी दो संख्याओं पर अगर हम कोई गणितीय संक्रिया लागू करें, मतलब कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग अगर लागू करें तो वो उसी समूह के अंदर आ जाएं तो वो क्या कहलाएंगे, समृद्ध कहलाएंगे। जैसे हमारे पास कोई पूर्णांकों का कोई समूह है। ठीक है, पूर्णांकों से हमने कोई दो संख्या ले ली, अगर उन पर हमने जोड़ की संक्रिया करी। ठीक है, कोई दो पूर्णांक हमने ले लिए, अगर उन पर हमने जोड़ की संक्रिया करी तो वापस से कोई पूर्णांक ही आएगा, तो मतलब कि वो क्या कहलाएंगे, समृद्ध कहलाएंगे। किन्हीं भी दो संख्याओं पर गणितीय संक्रिया लागू करने पर अगर वो उसी समूह में आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समृद्ध कहलाते हैं। वैसे हमें परिमेय संख्याओं के लिए देखना है, तो पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के जोड़ के लिए। ठीक है, योग के लिए देखते हैं कि योग के लिए परिमेय संख्याएं समृद्ध होती है कि नहीं होती है। तो हम कोई परिमेय संख्या का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 1/2 और 3/4। ठीक है, इनका योग करेंगे तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, कोई परिमेय संख्या आनी चाहिए, तभी ये समृद्ध नियम का पालन करेगी। ठीक है, तो इनका योग करने पर हमारे पास बेशक कोई परिमेय संख्या ही आएगी, मतलब कि ये क्या है, समृद्ध नियम का पालन करती है। जैसे यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास आ गया 4। ठीक है, 2 को 4 से भाग किया 2, फिर 2 को 1 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 2। वैसे 4 का 4 में भाग किया 1, और 1 को 3 से गुणा किया 3, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 5/4। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, पी अपॉन क्यू के रूप में है, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू क्या है, कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं का आप जोड़ करेंगे तो वापस से कोई परिमेय संख्या ही आएगी, मतलब कि ये क्या, समृद्ध नियम का पालन करते हैं। ठीक है, पर परिमेय संख्याओं के लिए योग की संक्रिया समृद्ध नियम का पालन करती है। अब हम बात करते हैं घटाव की संक्रिया के बारे में कि घटाव की संक्रिया परिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध नियम का पालन करती है कि नहीं करती। तो ऐसे ही आपको कोई दो परिमेय संख्याओं को उदाहरण ले लेना है, जैसे 5/4 माइनस 6/3। ठीक है, इनका घटाव करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगी, कोई परिमेय संख्या ही आएगी। तो मतलब कि घटाव की संक्रिया भी हमारे पास क्या होती है, समृद्ध नियम का पालन करती है परिमेय संख्याओं के लिए। ठीक है, इस अध्याय में हम केवल परिमेय संख्याओं के बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि अध्याय हमारा क्या है, परिमेय संख्याओं पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, ये गुणधर्म आप और संख्याओं पर भी लागू कर सकते हैं, जैसे पूर्णांक हो गए, ठीक है, प्राकृत संख्याएं होंगी, उन पर भी ये लागू हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे परिमेय संख्याओं के लिए ज़्यादा लागू करेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के लिए घटाव की संक्रिया भी क्या होती है, समृद्ध होती है। अब हम बात करते हैं गुणा की संक्रिया के बारे में। ठीक है,
तो गुणा की संक्रिया भी क्या होती है, समृत होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास कोई परिमेय संख्या है 3/2, इसका हमने गुणा किया है -7/10 से, ठीक है। तो इसका अंश भी क्या आएगी, कोई परिमेय संख्या आएगी। जैसे 10 को 2 से गुणा किया तो 20 और 7 को 3 से किया, हमारे पास आ गया 21, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। कोई भी दो आप परिमेय संख्या ले लेंगे और उनका गुणा करेंगे तो भी क्या आएगी, कोई एक परिमेय संख्या ही आएगी। मतलब कि परिमेय संख्याएं गुणा की संक्रिया के लिए क्या होती है, समृत होती है। और अब हम देखते हैं भाग की संक्रिया के बारे में कि भाग की संक्रिया परिमेय संख्याओं के लिए समृत होती है कि नहीं होती। तो भाग के लिए हम कोई परिमेय संख्या का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे -5/4, ठीक है। ये हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, इसको हमने किसी संख्या से भाग करेंगे तो हमारे पास परिमेय संख्या ही आनी चाहिए, तभी वो समृत नियम का पालन करेगी। तो हम इसे अगर 0 से भाग करें तो हमारे पास एक परिमेय संख्या नहीं आएगी, हमारे पास एक परिमेय संख्या नहीं आएगी। मतलब कि ये भाग की संक्रिया परिमेय संख्याओं के लिए समृत नियम का पालन नहीं करती। मैंने आपको बताया था कि 0 भी एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो हमारे पास कोई परिमेय संख्या नहीं आएगी। मतलब कि भाग की संक्रिया परिमेय संख्याओं के लिए समृत नियम का पालन नहीं करती, ठीक है। आपको ये बात ध्यान में रख लेनी है कि योग, घटाव और गुणा की संक्रिया तो समृत नियम का पालन करती है, लेकिन भाग की संक्रिया परिमेय संख्याओं के लिए समृत नियम का पालन नहीं करती। अब हम बात करते हैं क्रमविनिमय नियम के बारे में कि वो नियम इन संक्रियाओं पर लागू होता है कि नहीं होता परिमेय संख्याओं के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो क्रमविनिमय नियम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कोई भी दो संख्याएं हैं, उन पर हम कोई गणितीय संक्रिया लागू करें और उनका क्रम बदल कर भी उन पर वही गणितीय संक्रिया लागू करें, तो अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो मतलब कि वो क्या है, क्रमविनिमय नियम है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, उनका हमने क्रम बदल कर उन पर गणितीय संक्रिया लागू की है, अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो मतलब कि वो क्या है, क्रमविनिमय है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं परिमेय संख्याओं के लिए हम देखते हैं कि क्रमविनिमय नियम लागू होता है कि नहीं होता। तो पहले हम देखते हैं इसके योग के लिए, ठीक है। अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदल कर उनका योग किया जाए तो वो बराबर आते हैं कि नहीं आते। अगर वो बराबर आते हैं तो मतलब कि वहाँ पे क्रमविनिमय नियम लागू होता है, ठीक है। तो हमारे पास कोई परिमेय संख्या का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 8/3 प्लस 9/5, ठीक है। ये हमने कोई दो परिमेय संख्या ले ली, इनका योग करेंगे तो भी हमारे पास क्या नहीं परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। और अगर इनका क्रम बदल लें, ठीक है, पहले 9/5 को फिर 8/3 को जोड़ें तो भी इनका क्या आना चाहिए, योग बराबर आएगा। तो बराबर आएगा तो मतलब कि ये परिमेय संख्याएं योग की संक्रिया के लिए क्रमविनिमय होती है, ठीक है। तो इनका योग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 15, ठीक है। और 15 का 3 में भाग किया तो 5 को 8 से गुणा किया 40, वैसे ही इनका भाग किया 15 का और 5 का 3 को 9 से गुणा किया 9 तिया 27, ठीक है। तो इनका 40 और 27 कितने हो गए, 67/15, ठीक है। तो इनका योग भी कितना आएगा, 67/15 ही आएगा। मतलब कि परिमेय संख्याएं योग की संक्रिया के लिए क्रमविनिमय होती है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं घटाव की संक्रिया के बारे में, ठीक है। तो घटाव की संक्रिया के लिए हम कोई दो परिमेय संख्याओं के उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण ले लिया एक तो 9/3 और इसको हमने घटा दिया है 5/2 से, ठीक है। इनका घटाव देखते हैं और फिर इनका क्रम बदल के इनका घटाव करके देखते हैं 5/2 माइनस 9/3, ठीक है। तो इनका घटाव देखते हैं कि सेम आता है कि नहीं आता। तो पहले तो इन दोनों का घटाव कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास 6 और 3 का 6 में भाग किया 2 को 9 से गुणा किया 18, माइनस 2 को 6 से भाग किया 3 को 5 से गुणा किया 15, ठीक है। और यहाँ पे इनका एलसीएम आ गया 6, 2 का 6 में भाग किया 3 और 3 को 5 से गुणा किया 15, और फिर यहाँ पे 3 का 6 में भाग किया 2 को 9 से गुणा किया 18। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 3/6 और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया -3/6। मतलब कि परिमेय संख्याओं के लिए घटाव की संक्रिया क्या होती है, क्रमविनिमय नहीं होती है, क्योंकि हम कोई दो परिमेय संख्याओं का घटाव करेंगे तो इनका क्रम बदलेंगे, ठीक है। फिर इनका आंसर क्या है, सेम नहीं आ रहा। मतलब कि परिमेय संख्याओं के लिए घटाव की संक्रिया क्या नहीं होती, क्रमविनिमय नहीं होती, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे की संक्रिया के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके गुणा की संक्रिया के बारे में कि गुणा की संक्रिया के लिए ये क्रमविनिमय होती है कि नहीं होती। तो वैसे ही हम कोई परिमेय संख्या का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे -4/3 गुणा कर दिया हमने इसे -2/4 से, ठीक है। तो ये हमारे पास दो परिमेय संख्या हमने ले ली और इनका हमें गुणा करके देखना है, ठीक है। तो फिर इनका क्रम बदल के भी गुणा करके देखना है। जैसे -2/4 को पहले गुणा किया
और -4/3 को बाद में गुणा किया। ठीक है, तो अब इनका आंसर देखते हैं। अगर आंसर सेम आ रहा है मतलब कि परिमेय संख्याएं गुणा के लिए क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया 2/3 और यहाँ भी आंसर आ गया हमारा 2/3। तो मतलब कि परिमेय संख्याएं गुणा की क्रिया के लिए क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। आप कोई भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा करके देखेंगे तो वो क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। उनका क्रम बदल के आप चाहे गुणा कर लेना, वो क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। मतलब कि परिमेय संख्याएं गुणा की संक्रिया के लिए क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। अब हम बात करते हैं इसकी लास्ट संक्रिया के बारे में, वो कौन सी हमारे पास भाग की संक्रिया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाग की संक्रिया देखते हैं। तो वैसे ही हम कोई दो उदाहरण ले लेते हैं, कोई परिमेय संख्या के उदाहरण ले लेते हैं, फिर उनका भाग करके देखते हैं और फिर उनका क्रम बदल के भाग करके देखते हैं। तो हमारे पास एक उदाहरण है -3/2 और इसे हमने भाग किया है 4/6 से। ठीक है, और फिर इनका क्रम बदल के भाग करके देखते हैं। 4/6 को भाग करना है -3/2 से। अब देखते हैं कि ये बराबर आती हैं कि नहीं आती। तो यहाँ पे हम भाग करेंगे तो -3/2 और ये 6 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे हमारे पास है ही। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया -9/4। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं 4/6 और इसका भाग करेंगे -3/2 का, तो 2 ऊपर चला जाएगा और -3 हमारा नीचे बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2 से 6 कट गया हमारा 3 -9/4। ठीक है, तो आंसर हमारी क्या है, दोनों बराबर नहीं है। मतलब कि परिमेय संख्याएं भाग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नहीं होती। आप कोई भी दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदल कर भाग करके देख लीजिए, वो आंसर क्या आएंगे, सेम नहीं आएंगे। मतलब कि परिमेय संख्याएं भाग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लेंथ ही न रखते हुए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन हमारा जो इंट्रोडक्शन है, जो पहले अध्याय का, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक बाकी रह गए हैं, जैसे 7 चर्या नियम हो गया, जीरो की भूमिका है, एक की भूमिका है, उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दी मैथ्स आर्मी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।